नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ नज़र डाल लेते हैं फैक्ट्स पे। ठीक है, तो फैक्ट्स ये है, तमिलनाडु के उधमपट्टी में, कहा तमिलनाडु के उधमपट्टी में पांड्या काल के बाद का एक प्राचीन शिव मंदिर खोजा गया। यह खोज पांड्य राजवंश के समृद्ध इतिहास को दर्शाती है। देखिए, बहुत मतलब 8वीं सदी की बात है। ठीक है, 8वीं सदी में पांड्य क्या करते हैं, पांड्य राजवंश राज करते थे। पांड्य राजवंश राज करते थे। ठीक है, तो उसी काल का ये जो शिव मंदिर है, जो अभी फिलहाल खुदाई में मिला हुआ है। ठीक है, कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के उधमपट्टी में। ठीक है, ये शिव मंदिर है, देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, ये पहाड़ों को खुदाई करके बनाया गया है, मतलब खड़ी पहाड़ को खोद के इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, ये शिव मंदिर है। ठीक है, ये अपने आप में एक अजूबा है। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम घर बनाते हैं या कोई मंदिर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ना नींव डालते हैं। नींव यानी बेस। इसमें कोई बेस नहीं है, ना कोई नींव नहीं है, ये पहाड़ को खोद के ही बनाया गया मंदिर है, ये शिव मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के उधमपट्टी में। और कब का है ये? 8वीं सदी के पांड्य राजवंश द्वारा बनाया गया। देखिए, साउथ यानी कि साउथ इंडिया की बात हो रहा है। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत में मुख्य रूप से तीन राजवंश, चोल, चेर और पांड्य, ये तीन राजवंश जो थे काफी दिनों तक राज किए। ठीक है, इनके पहचान, चोल वंश का पहचानने का सिंबल है बाघ, चेर का है बो और एरो यानी तीर और धनुष। ठीक है, तीर और धनुष। और पांड्य वंश का मछली। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका साउथ इंडिया में मिला हुआ। मैंने 2 दिन पहले एक और बताया था, खोज था, वो कहाँ मिला था? महाराष्ट्र में। वो क्या था? यंत्र का क्या नाम था, कोई बताएगा? यंत्र का नाम, और कहाँ मिला था? रायगढ़ के किला में। रायगढ़ के किला में, रायगढ़ के किला में खुदाई के समय में। ठीक है, किला किससे रिलेटेड था? शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज। ठीक है, सोचो सोचो, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिख देना शिवाजी महाराज। ठीक है, और उस यंत्र का क्या नाम था? यंत्र का नाम यंत्रराज। क्या काम था इसका? यंत्रराज का, यंत्रराज का काम था, यंत्रराज का काम था समय को, मतलब कि तारों का स्थिति, चांद का स्थिति, समय को बताना, यही यंत्रराज का काम था। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से अभी खोज हुआ है, जो अभी न्यूज में फ्लैश हो रहा है। देखिए, अगला न्यूज में है, भारत में एलन मस्क के स्पेस एक्स की सैटेलाइट जीएमपीसीएस लाइसेंस आधिकारिक तौर पर प्रदान कर दिया है, जिससे कंपनी के लिए देश भर में सैटेलाइट हो गया है। देखिए, इंडिया हैज ऑफिशियली ग्रांटेड एलन मस्क SpaceX the much awaited GMPCS license, paving the way for the company to offer satellite। देखिए, है क्या स्टारलिंक? एक टर्म आया है, ठीक है, स्टारलिंक। ये स्टारलिंक जो है इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है। सीधी सी बात है, एक लाइन में, स्टारलिंक ये था, ये किसकी कंपनी है, चलाता कौन है? पहले तो देखिए, स्टारलिंक जो है, स्टारलिंक को क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी, इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी। इसको चलाता कौन है? SpaceX। कौन? SpaceX। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब SpaceX और स्टारलिंक की बात हो रही है तो किसकी दोनों कंपनी है? एलन मस्क की। ठीक है, एलन मस्क की। अब देखिए, क्या बहुत दिन से कोशिश कर रहा था एलन मस्क कि उसको लाइसेंस मिल जाए भारत में इंटरनेट चलाने की।
जो मिल नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन फाइनली उसको दे दिया गया। अब मिल क्यों नहीं रहा था? इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी ये एक और मतलब कि स्टारलिंक के अलावा ये टेस्ला को भी इंडिया में बेचना चाह रहा है। टेस्ला क्या करती है? फिर टेस्ला से पहले ये जान लेते हैं ये क्या है, ठीक है। स्टारलिंक, स्टारलिंक को खत्म करके टेस्ला के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, स्टारलिंक एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और कौन इसको चलाता है? स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ये है एलन मस्क की कंपनी है। स्पेसएक्स क्या करती है? स्पेस क्राफ्ट बनाती है, रॉकेट साइंस पे काम करती है, रीयूजेबल रॉकेट्स पे काम कर रहा है ये, ठीक है। और सैटेलाइट भी बनाता है ये स्पेसएक्स। तो यही क्या करता है, अब क्या चाह रहा है ये एलन मस्क चाह रहा है कि इंडिया में सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट चलाए, ठीक है। उसी का इसको क्या मिला है? लाइसेंस मिल गया है भारत की तरफ से, ठीक है। ये हो सके 1 या 2 महीने में स्टारलिंक के नाम से हमारे इंडिया में इंटरनेट प्रोवाइडर आ जाएगा, ठीक है, जो हम इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं टेस्ला की। तो टेस्ला ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसी का है, एलन मस्क का ही कंपनी है। टेस्ला बहुत दिन से चाह रहा है कि मैं इंडिया के लोगों को गाड़ियाँ प्रोवाइड कराऊँ। ये क्या करता है? टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब बनाता है, ठीक है, जो चार्ज करके चलती है गाड़ियाँ, वो बनाता है। ये चाह रहा है, एलन मस्क चाह रहा है कि इसका मुझे लाइसेंस मिल जाए कि इन गाड़ियों को मैं इंडिया में क्या करूँ, इंडिया में सेल करूँ लाइसेंस लेके। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि टेस्ला जो है, यानी एलन मस्क, अपनी कंपनी को लाके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करे, मतलब यहाँ आके गाड़ियाँ बनाए इंडिया में। लेकिन ये रेडी नहीं हो रहा है, ठीक है। रेडी नहीं हो रहा तो लाइसेंस नहीं मिल रहा है बेचने का। गवर्नमेंट चाह रही है कि वहाँ से आकर अगर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के लोगों का रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो रोजगार मिलेगा तो ये चाह नहीं रहे भाई साहब एलन मस्क, जिसके चलते टेस्ला हमारे यहाँ नहीं दिखती गाड़ियाँ, ठीक है। तो चलिए, इसमें भी बस इतना ही। आगे ये भी न्यूज में है, अमित शाह लॉन्चेस भारतीय भाषा अनुभाग टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज इन गवर्नेंस। अमित शाह ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया, ठीक है। भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया। अब क्या है ये? देखिए, हमारे भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है, कुछ कल्चरल लैंग्वेज है हमारे देश में। अब उनको क्या कह रहा है कि वो एक ये अमित शाह इनको एक मंच दे रहा है, ठीक है, उसको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए। किसको? भाषाओं को, ठीक है, सशक्त और मजबूत बनाने के लिए एक मंच दे रहा है। और यही भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया है, ठीक है। अब बात करें तो हमने कल्चरल लैंग्वेज की, कल्चरल लैंग्वेज देखिए कितनी है, ये 12 है, ठीक है, कि 12 है कि 11 लिखते हैं। देखिए, साउथ से लेते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आते हैं, देखिए, असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत। कितना हुआ? काउंट कीजिए, 11, ठीक है, ये इतने ही है, ठीक है ना। तो इन्हीं भाषाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए क्या किया इन्होंने? एक मंच प्रोवाइड किया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की है? किस राज्य सरकार ने?
तो ये इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अभी है क्या फ्लेमिंगो? देखिए फ्लेमिंगो जो है एक बर्ड का नाम है, फ्लेमिंगो बर्ड, पक्षी है एक, ठीक है, फ्लेमिंगो पक्षी, पक्षी, ठीक है। ये एक प्रवासी पक्षी है, ठीक है, प्रवासी पक्षी है, मतलब कभी कभी ये साल में कहीं से उड़ के हमारे देश या मतलब रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, चाहे आर्कटिक हो गया, कहीं से उड़ के ये पक्षी आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग पक्षी आ जाते हैं जो हमें बड़े मुश्किल से दिखते हो, ठीक है, रेयर होते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंगो एक पक्षी है, प्रवासी पक्षी है ये, ठीक है। इसी के नाम पर ग्रेटर फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। ये फ्लेमिंगो अभ्यारण्य यानी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य ये कहाँ आता है? क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी का पार्ट है ये, ठीक है, मन्नार की खाड़ी का पार्ट, ठीक है ना। अब देखो एक फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, तो ये कहाँ मनाया जाता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल? फ्लेमिंगो फेस्टिवल, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना आप लोग, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, पोंगल, पोंगल फेस्टिवल कहाँ के है? तमिलनाडु के, ठीक है। एक नृत्य है तमिलनाडु के, नृत्य भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, हाँ भारतनाट्यम, ठीक है। भाषा, भाषा, लैंग्वेज तमिल, तमिल बोली जाती है। वहाँ का डांस है जो नृत्य है वो भारतनाट्यम है, ठीक है। ये क्या फेस्टिवल एक और होता है जिसका नाम है जल्ली कुट्टी, जल्ली कुट्टी, ठीक है ना। याद रखना आप लोग, ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में ही। जल्ली का मतलब होता है सिक्के, ठीक है, सिक्के यानी रुपया पैसा वाला सिक्के, और कुटी का मतलब, कुट्टी का मतलब, कुट्टी का मतलब होता है सांड का सींग, सींग, ये सींग, सर वाला सींग, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, जल्ली कुट्टी जिस दिन मनाया जाता है, ठीक है, पहले जल्ली कुट्टी पे बहुत सारा मतलब कि वो हुए, केसेस हुए, इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तक आज तक इसको पे हस्तक्षेप नहीं कर पाया, ठीक है। तो जल्ली का मतलब होता है सिक्के और कुट्टी का मतलब होता है सांड का सींग, ठीक है। इसमें होता क्या है, उस फेस्टिवल के दिन सांड के सींग में एक पैकेट में, झोले में क्या किया जाता है, कुछ सिक्के डालकर छोड़ दिया जाता है, एक तरह के वो खेल है वहाँ का, ठीक है। और जो पहले निकालता है, जो पहले उस सिक्कों को निकालता है, सिक्के का बैग को निकालता है, वो इस खेल का विनर होता है, ठीक है। यही जली कुट्टी है, ठीक है। इसी में कितने लोगों की जान भी जाती है, ठीक है ना, इसीलिए इस पर बैन लगाने की बातें हो रही थी। लेकिन वहाँ के लोगों का मान्यता ये है कि हम ये सांड जो है इनके संरक्षण कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो अलग नस्ल के होते हैं, उनको बचाने की ये प्रक्रिया है, एक तरह से लेके चलते हैं कि वहाँ पे मारा पीटा नहीं जाएगा या काटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे, Which state government has established the Greater Flamingo Sanctuary? किस राज्य सरकार ने, ये तो हो चुका है ना अभी, चलिए अगला, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा महेंद्र देव,
ठीक है। महेंद्र देव आर्थिक सलाहकार। देखिए आर्थिक सलाहकार होता क्या है, ये पहले महेंद्र देव जो है पहले एक्सिस बैंक का स्वतंत्र यानी स्वतंत्र निदेशक रह चुके हैं, स्वतंत्र निदेशक रह चुके हैं, मतलब डायरेक्टर, ठीक है। एक स्वतंत्र निदेशक रह चुके हैं। अब क्या इनका उम्र दिया गया, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। किसको, महेंद्र देव को, ठीक है। देखिए इसमें एक नाम है गोविंद मोहन, ठीक है, गोविंद मोहन। ये कौन है, कोई बताएगा गोविंद मोहन कौन है? गोविंद मोहन ये है होम सेक्रेटरी। गोविंद मोहन जो है होम सेक्रेटरी, ठीक है, मतलब गृह सचिव। अच्छी एक बात बताइए मुझे, प्रशासनिक विभागों में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? कैबिनेट सचिव का। अभी कौन है ये? कैबिनेट सेक्रेटरी। अभी कौन है, कोई बताएगा? कैबिनेट सचिव ये आईएएस ऑफिसर को बनाया जाता है, ठीक है। अभी कौन है प्रशासनिक विभाग में? टीबी सोमनाथन, याद रखना आप लोग, टीबी सोमनाथन, ठीक है। अभी जो है कैबिनेट सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन, ठीक है ना। चलिए आगे। सोलहवें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य, 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य। अब वित्त आयोग की बात हो रहा है। वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक बॉडी, मतलब संविधान में इसका उल्लेख है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है, 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये होंगे रविशंकर, ठीक है, रविशंकर, ठीक है ना। तो वित्त आयोग की बात हो रही है, तो वित्त आयोग के बताएंगे कौन सा आर्टिकल में है वित्त आयोग? कोई बताएगा वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल में है? 280, ठीक है, 280, ठीक है। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 अनुच्छेद। देखिए उसमें दो नाम दिया गया है, ठीक है, पूनम गुप्ता और स्वामीनाथ जे। ये कौन है? देखिए ये है पूनम गुप्ता जो है ये डेप्यूटी गवर्नर, ये डेप्यूटी गवर्नर है किसकी? आरबीआई की, ठीक है। ये भी डेप्यूटी गवर्नर है, डेप्यूटी गवर्नर, ये भी आरबीआई की। देखिए आरबीआई हमने पढ़ा है कि आरबीआई का 4 मतलब 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है, ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर और एक गवर्नर होता है, ठीक है। याद रखना आप लोग, टोटल 5 होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर और एक गवर्नर। तो डिप्टी गवर्नर ये दोनों है। तो ये कौन है? माइकल पत्रा का ही जगह इन्होंने लिया है पूनम गुप्ता ने। ये भी डिप्टी गवर्नर ही हुआ करते थे, ठीक है। तो इनको हटा के पूनम गुप्ता ने इनका क्या किया है, इनके पद को इन्होंने खुद ग्रहण किया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर हो गया, तो गवर्नर कौन है? कोई बताएगा आरबीआई गवर्नर?
गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर शशिकांत नहीं है, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, याद रखना आप लोग, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, तो वित्त आयोग का अध्यक्ष भी तो होगा यार। हाँ, वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। इसमें इतना ही। आगे जो भी पढ़ा रहा हो ध्यान से देखना आप लोग, कुछ भी छूट ना जाए। ठीक है, अगर छूट जाए तो कमेंट में बताना आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, ये भी हो गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? हाल ही में व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वेस्टर सेंट्रिक पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है ना, ये मिनिस्ट्री जो आयुष है ये 2014 में बना था, 2014 में बना था। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। कब बना था मिनिस्ट्री? ऐसा नहीं है कि जब देश आजाद हो गया तो सारे मिनिस्ट्री बन गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2014 में बना था। ठीक है, एक जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय ये 2019 में बना था, जिसके मंत्री अभी है सी आर पाटिल है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल। ठीक है, 2014 में बना था। अब देखिए क्वेश्चन है हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो आयुष निवेश सारथी। ठीक है, आयुष निवेश सारथी। ठीक है ना, अब देखिए आयुष एक टर्म है, आयुष यही है ना, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, ठीक है, सिद्ध, एच से होम्योपैथी, होम्योपैथी। ठीक है, इन पांचों वर्ड को मिलाकर बनाया गया है आयुष। ठीक है, देखिए रिसेंट में बोला गया है, डिसाइड किया गया है क्या कहते हैं, आयुर्वेद दिवस मनाने का। ये कब मनाया जाएगा, कोई बताएगा? आयुर्वेद दिवस आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा अभी। ठीक है, 23 सितंबर को। ठीक है, आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद। योगा दिवस आने वाला है, कब मनाया जाएगा? ये तो 23 सितंबर को है, मनाया जाएगा। अब डिसाइड हुआ, पहली बार मनाया जाएगा योगा दिवस। 21 जून। ये सब एक आप लोग याद रखना, ये पूछता है, बार बार पूछता है। ठीक है, ये सब बार बार पूछता है। ठीक है ना, अभी हम बात कर रहे थे आयुष मंत्रालय का। ठीक है, आयुष मंत्रालय गठन कब हुआ था? 2014 में। ठीक है, और इसका मंत्री कौन है? श्री प्रताप राव जाधव, श्री प्रताप राव जाधव। ठीक है, आयुष मंत्री कौन है? आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाधव। ठीक है, इसमें इतना ही। आगे G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? G7 आपको 4 दिन पहले भी डिस्कस किया था मैंने, सॉरी 2 दिन पहले।
G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पीएम मोदी करेंगे। आप लोग को बताया था, डिस्कस किया था। G7 कहाँ हो रहा है? G7 को ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 मतलब कि ये 7 बहुत ही मजबूत इकोनॉमिक वाला देश का समूह है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। इसमें कौन कौन देश आता है? यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, ब्राजील, इटली और कनाडा। यही आता है, इटली और कनाडा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका पार्ट तो भारत नहीं है, ठीक है। तो भारत, ये अभी जो G7 होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? कनाडा में। और वहाँ पे भारत को इनविटेशन दिया गया है कि आप भी आइए, ठीक है। तो कनाडा का अभी फिलहाल पीएम कौन है? कोई बताएगा कनाडा का पीएम का नाम? कनाडा का पीएम का नाम मार्क कार्ने, मार्क कार्ने, ठीक है। मार्क कार्ने, ठीक है ना। G20 का पार्ट है भारत, ठीक है। ये कहाँ होने वाला है? 2025 वाला साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, ठीक है। कहाँ होने वाला है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ब्रिक्स भी होने वाला है। ये कहाँ होने वाला है? ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील में। बस आप लोग इतना ही याद रखना, ठीक है। आगे, पहले फ्रेंच ओपन किताब किसने जीता? पहला नॉट पहले, पहला मतलब कि कोई है जो पहला अपना अपना जो है फ्रेंच ओपन किताब जीता है, ठीक है। उसका नाम है कोको गॉफ। कोको गॉफ जो है एक फीमेल है, ठीक है, फीमेल है। कहाँ की है? ये है अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की। ये इन्होंने अपना पहला फ्रेंच ओपन किताब जीता है। अभी फ्रेंच ओपन क्या होता है? ग्रैंड स्लैम नाम सुना आप लोगों ने? ग्रैंड स्लैम, ये 4 होता है ग्रैंड स्लैम, ठीक है। ग्रैंड स्लैम 4 होता है। ये टेनिस के लिए खेला जाता है। टेनिस, जो टेनिस के प्लेयर होते हैं वही खेलते हैं ग्रैंड स्लैम, ठीक है। 4 होता है। एक होता है अमेरिकन, दूसरा होता है फ्रेंच अमेरिकन, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विंबलडन, ठीक है। और चौथा होता है यूएस ओपन, ठीक है। अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ठीक है। ये जो होता है, ये वाला, ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। हार्ड मतलब जहाँ खेला जाता है वो सीमेंटेड होता है। फ्रेंच ओपन जो होता है क्ले कोर्ट होता है। क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी का कोर्ट बना हुआ, ये सीमेंटेड होता है, ठीक है। विंबलडन ये घास का होता है, घास का कोर्ट, जिसमें टेनिस खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। जिस ग्राउंड पे टेनिस खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है, इसलिए कोर्ट। आप लोग वो केस फौजदारी वाला कोर्ट मत समझ लेना। यूएस ओपन ये भी हार्ड होता है, ये भी सीमेंटेड होता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट, ठीक है। तो कोको गॉफ किसने जीता है? कोको गॉफ ने क्या किया? अपना पहला ओपन, फ्रेंच ओपन को जीता है, ठीक है। अब मेल में कौन जीता है? मेल में फ्रेंच ओपन मेल में कार्लोस अल्कराज, ठीक है ना। ये है मेल, ये भी फ्रेंच ओपन जीता अपना। इनका दूसरा है ये कार्लोस अल्कराज, ठीक है। चलिए फिलहाल इसमें इतना ही। आगे, आरबीआई ने रेपो रेट में कितना प्रतिशत कटौती किया है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है इसका?
आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, कितना कटौती किया है? तो हम लोग 7 दिन 6 दिन पहले भी पढ़ा था। ठीक है ना, इन्होंने 0.50 की कटौती किया है, 0.50%। ठीक है, तो फिर से किया इन्होंने 0.50%। ठीक है, देखिए पहली बैठक में जब ये डिसाइड हुआ था तो पहले 6.50 है, कोरोना काल से पहले रेपो रेट, भारत का रेपो रेट कितना था? 6.50। अब भी ये बैठक हुई थी, ठीक है, उसमें इन्होंने 6.25 पे लाया। ठीक है, फिर एक बैठक हुई उसमें 6.00 पे लाया, जो अभी हुआ था रिसेंट में। और यह एक दो दिन पहले फिर हुआ था जो 5.50 रेपो रेट। अब क्या है ये रेपो रेट? रेपो रेट क्या इफेक्ट डालता है? ठीक है, रेपो रेट अगर कम होता है तो लोन सस्ता होता है, लोन जो होगा क्या होगा? सस्ता होगा। ठीक है, तो ईएमआई कम जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब लोन सस्ता होगा तो ईएमआई कम जाएगा। ठीक है ना? बस यही है, इतना याद रखिएगा आप लोग। आगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत बेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द बेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप अंडर विच स्कीम? तो कौन स्कीम है वो? नमस्ते, नमस्ते योजना। ठीक है, नमस्ते योजना। इसमें इतना ही है, ठीक है ना? कौन सा योजना है? नमस्ते योजना। चलिए अगला, आईबेक्स तराना 88.4 एफएम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आईबेक्स तराना 88.4 एफएम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? अब ये कोई रेडियो चैनल लॉन्च होगा तो उसको भी अब रखेगा। ये क्यों रखा है मैं बताता हूँ, मतलब कि करंट अफेयर में क्यों रखा गया है। देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। और इसको किया किसने है लॉन्च? ये किसने किया है? तो हमारे जो चीफ है, आर्मी चीफ, ठीक है, क्या नाम है उनका? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है, उपेंद्र द्विवेदी ने। क्वेश्चन पूछ सकता है, उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड में कौन सा एफएम चैनल लॉन्च किया है, रेडियो चैनल लॉन्च किया है? तो आप बताइए। आईबीएस तराना 88.4। ठीक है, ये वहाँ का पहला कम्युनिटी रेडियो चैनल है, वहाँ का। कहाँ का? उत्तराखंड का। उत्तराखंड में एक है जोशीमठ। ठीक है, वहाँ का पहला कम्युनिटी रेडियो चैनल। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया है? तो आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में कुछ विशेषता बताया था आप लोगों को। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट और राजा जी पार्क। और क्या था वहाँ पे? नशा मुक्ति के लिए धामी एक करके चलाया गया है वहाँ पे, धामी योजना, जो नशा मुक्ति के लिए चलाया गया है। ठीक है, इतना याद रखना आप लोग। आगे, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए पौधे का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना? ये हाल ही में किसके द्वारा लगाया गया है? प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया है। ठीक है, तो उस पौधे का नाम क्या है? ठीक है, उस पौधे का नाम बताओ मैं। ठीक है, उस पौधे का नाम है बिक्सा ओरेलेन। देख लेना एक बार आप लोग, यही होना चाहिए, बिक्सा ओरेलेन। ठीक है,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून को, ठीक है। और प्रधानमंत्री उसी दिन क्या किया था उन्होंने? प्रधानमंत्री द्वारा क्या लगाया गया? एक पौधा लगाया गया, उसका नाम क्या था? बिक्सा ओरेलियन। और ये क्या है? ये साइंटिफिक नाम है सिंदूर का, सिंदूर के पेड़ का, सिंदूर का पौधा है, ठीक है। उसी का साइंटिफिक नेम है ये, साइंटिफिक नेम। ये कहाँ लगाया अपना? प्रधानमंत्री जी अपने आवास पर लगाए हैं खुद से, ठीक है। बिक्सा ओरेलियन, साइंटिफिक नाम है सिंदूर का, ठीक है। आगे, हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च उम्मीद सेंट्रल पोर्टल रिसेंटली? उम्मीद यानी किरण रिजिजू। किस लिए किया इन्होंने? वक्फ बोर्ड की जितने भी जमीन है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, वक्फ पे कितना चर्चा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि वक्फ बोर्ड के जितने भी जमीन है, लोग कह रहे हैं कि इनको जबरदस्ती, मतलब कि इन लोगों ने उसको अपने कह दिया। जैसे पहले का वक्फ कानून थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। वक्फ कानून में ये बताया गया है कि अगर वो कह दिया कि ये जमीन हमारी है, ठीक है, तो वो उनकी जमीन हो जाती है, ठीक है। किनकी? जो अल्पसंख्यक है हमारे मुसलमान भाइयों, उनकी जमीन वो हो जाएगी, ठीक है। तो इस कानून को थोड़ा सा क्या किया इन्होंने, रिवाइज किया, ठीक है। और कहा कि अब जितने भी जमीन है, अब उन्हें, क्योंकि अवैध कब्जा भी कर लिया ना उन लोगों ने, उसके लिए इस कानून को बदलाव किया गया थोड़ा सा। उसके लिए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पर क्या करेंगे ये लोग? वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं, बोर्ड की सारी जमीनों का रजिस्ट्रेशन, सारी जमीनों की रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पर करवा लेंगे। रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पर होगा, और जिसकी जमीन होगी उसको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल के क्लास में और जानेंगे कुछ नए नए तथ्य जो रिसेंट में हो रहा है। देखिए आज एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना हुआ है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। क्या हुआ है? तो वहाँ पे एक प्लेन क्रैश हो गया है, ठीक है। उस प्लेन का जो है प्लेन क्रैश कहाँ पे? तो अहमदाबाद में, ठीक है। ये प्लेन क्रैश जो हुआ है ये अहमदाबाद में हुआ है। प्लेन जो है एयर इंडिया का था, ठीक है। किसका? एयर इंडिया का 171। इसमें टोटल 242, ठीक है, 242 लोग सवार थे, ठीक है। लोग सवार थे, 242 लोग सवार थे और प्लेन कुछ ही दूर चली, अभी जा रही थी कहाँ से? अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। कुछ ही दूर चली थी, मतलब कि 100 मीटर तक, 100 मीटर या 200 मीटर हाइट पे गई थी। अचानक वो कुछ प्लेन में गड़बड़ी के कारण वो पेड़ से टकरा गई। ये पेड़ से नहीं टकराई है, किसी बिल्डिंग से, उसका आधा पार्ट बिल्डिंग पे रह गया है और वो तुरंत गिर के वो ब्लास्ट कर गया, ठीक है। फिलहाल इसमें इतना ही, आगे हम बने रहेंगे और आगे की चीज़ें हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।